हेलो स्टूडेंट्स, हम आज 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हम पढ़ेंगे क्योंकि टोटली एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद हम उनके समीकरण लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट टर्म से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमको जो चैप्टर है वो समझना है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यदि इसको थोड़ा इंग्लिश में बताऊं तो इसको बोलते हैं केमिकल अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, और हमारे पास समीकरण को बोलते हैं हम इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो इसका अंग्रेजी में नाम हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे पास में पार्ट का अंग्रेजी में नाम हो गया। पहले चैप्टर जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो साइंस का ये पहला पार्ट है और इसको हम दैनिक जीवन से पढ़ेंगे कि हमारे जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है या ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो हम देखते हैं रोजाना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कमरे के तापमान पे, जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों के टाइम पे हम दूध को रख देंगे, दूध को किसी भी जार में या बर्तन में रख देंगे तो दूध में अलग ही तरह का परिवर्तन आएगा, या तो दूध उबल जाएगा या दूध फट जाएगा। दूसरा हमारे पास में है कि लोहे की वस्तु को थोड़े दिन बाद में बरसात स्टार्ट होगी, हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल का मतलब होता है कि थोड़ा जो हमारा पर्यावरण है गीला हो, नमी हो। तो ऐसी जगह यदि लोहे की वस्तु को रख दोगे तो आप उसके ऊपर भूरी भूरी एक परत चढ़ जाएगी, ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी, जैसे जंग टाइप की। तो एक हमने लोहा रखा था, सीधा लोहा, एक साफ लोहा रखा था, और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, उसमें भी कलर चढ़ जाता है। तीसरा हम सांस लेते हैं, ये भी क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और आप सब लोगों को पता होगा रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। चौथा है हमारे पास में कि भोजन जो हमारे आमाशय में, पेट में जो भोजन पचता है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि भोजन हमारा पचता है। वैसे भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ये हमारे पास में कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना सा समझना है कि जो भोजन का पाचन होता है ये भी एक रासायनिक क्या है, अभिक्रिया। तो आपसे यदि कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड में कि दैनिक जीवन में कोई रासायनिक परिवर्तन बताइए 2-3, तो आपको लिख देना है पहला तो कमरे के तापमान पे दूध उबल जाता है, या दूध हमारा फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। दूसरा बोल देना है कि नमी युक्त वायुमंडल में यदि लोहे की वस्तु रखते हैं तो उसके ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है। तीसरा बोल देना हम सांस लेते हैं तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और चौथा इसके अंदर आपको बोल देना है कि भोजन जो हमारे शरीर में पचता है वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास में ये 4 तरह के परिवर्तन तो हमने पढ़ लिए, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमने क्या पढ़े हैं, रासायनिक परिवर्तन। कि जब रासायनिक परिवर्तन हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे कि पहले हमारे पास में पदार्थ एकदम साफ था, साफ पदार्थ था, और बाद में उसके अंदर कुछ न कुछ चेंज हुए हैं। जैसे लोहे को हमने एकदम साफ रखा था, उसके अंदर बाद में जाके एक भूरी परत चढ़ गई। तो मतलब पहली अवस्था और अंतिम अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, और वही हमारे पास में क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ लिए, तो रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के बाद हम चलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए हम पहले एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ये प्रैक्टिकल हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था, 6ठे नंबर के चैप्टर में। 8वीं क्लास में भी हमने 7वें 8 नंबर के चैप्टर में पढ़ा था, और 9th क्लास में भी हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में जब संतुलित समीकरण पढ़ाए थे तब पढ़ा था, और फिर ये 10वीं क्लास में आ चुका है। तो देखो कि हम पहला जो प्रयोग करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक रूप में कैसे कैसे परिवर्तित होती है, कैसे कैसे परिवर्तन को दर्शाती है। तो देखो, नॉर्मल समझना है इसको। हमने क्या किया, पहला प्रयोग कर रहे हो, और पहले प्रयोग में क्या करना है, हमको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम का रिबन कई लोगों को समझ में नहीं आएगा मैग्नीशियम का रिबन क्या होगा। तो आप लोग समझो कि जैसे हम एक पेपर होता है, पेपर की कटिंग कर लेते हैं, तो पेपर की कटिंग कर लेते हैं तो एक पेपर कट होके हमारे पास आ जाता है। वैसे ही हमारे पास में क्या है कि मैग्नीशियम का भी जैसे लोहा होता है, लोहे को कूट कूट के उसकी चद्दर बना देते हैं ना, वैसे ही मैग्नीशियम धातु है, और मैग्नीशियम धातु को कूट कूट के उसकी एक पतली परत बना दी जाती है। तो हमने क्या किया कि मैग्नीशियम की एक रिबन ले ली छोटी सी, यदि साइज आपकी बुक के हिसाब से बताऊं
तो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक रिबन ले ली हमने, मैग्नीशियम की रिबन ले ली। अब क्या किया, इसको यहां से हमने एक चिमटे से पकड़ लिया, इसको चिमटे से पकड़ लिया इस मैग्नीशियम की रिबन को, और यहां पे हमने क्या किया कि बर्नर के ऊपर इसको रख दिया। तो आपको पता है इस चीज का कि बर्नर के ऊपर रख दिया इसको तो ये जलने लगेगी। मैग्नीशियम की रिबन को हमने बर्नर के ऊपर रख दिया चिमटे से पकड़ के, तो ये जलने लग जाएगी, और ये जलने लगेगी तो हमने क्या किया, ये जलने लगी और पूरी जल गई। तो इसको एक हमने कांच के पात्र में, तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है वॉच ग्लास, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इसके अंदर वॉच ग्लास का मतलब है कि एक कांच का हमने बर्तन ले लिया। वॉच का मतलब होता है देखना, ग्लास का मतलब आपको पता है कांच। ऐसा पात्र लो जिसमें हम आसानी से देख सकें। तो आपको सिंपल से समझना है कि कांच का क्या ले लिया, पात्र ले लिया। कांच का हमने पात्र ले लिया। अब पात्र लेके हमने क्या किया कि जो मैग्नीशियम का रिबन जला है, लो से जला है, तो इसकी कुछ ना कुछ राख बनी होगी। जो राख बनी है इसको हमने इसके अंदर पात्र के अंदर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। पहले क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, चिमटे से उसको पकड़ा और बर्नर के ऊपर उसको जलाया। जलाने के बाद में उसका जो राख निकला उसको हमने एक पात्र के अंदर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इस पात्र के अंदर हमने इसको इकट्ठा कर लिया। तो देखो मैग्नीशियम की जब ये रिबन को हमने जलाया था तो इसमें चमक उत्पन्न हुई थी। क्या उत्पन्न हुई थी, चमक। जब इसके अंदर चमक उत्पन्न हुई थी और बाद में जब हमने राख पात्र के अंदर इकट्ठी की तो ये राख भी हमारी कैसी है, चमकदार है। तो दिमाग में यहीं से फिट कर लेना। कई बार पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या क्या चीजें समझे, तो मैं पहले बोल देता हूं आपसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं से हमसे सबसे पहले हमने समझा रंग में परिवर्तन। क्या पढ़ा, रंग में परिवर्तन। आप लोगों को पता है इस चीज का कि जब हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था तो मैग्नीशियम का रिबन एकदम सीधा था, उसका कोई रंग नहीं था, लेकिन जैसे हमने उसको जलाया तो उसके रंग में एक चमक उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, चमक। तो सबसे पहले दिमाग में रख लेना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। पहला हुआ है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या बदलाव होता है, रंग में परिवर्तन। दूसरा, एक और यहां से पहला तो मैंने पढ़ा दिया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पहला क्या हुआ, हमने क्या समझा कि रंग में क्या हो गया, परिवर्तन। दूसरा, एक और चीज यहीं से सीख लेंगे। जब हमने रिबन को लिया था तो ये कैसी अवस्था में था, ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में था, ठोस में। तो यहाँ पे अवस्था में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में, क्योंकि पहले ठोस था और बाद में जाके क्या बन गए, राख बन गई, पूरी की पूरी क्या बन गई, राख। तो पहला तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हम पहला देखते हैं रंग में परिवर्तन, और दूसरा हम देखते हैं कि उसकी अवस्थाएं भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो आप लोगों को दिमाग में केवल इतना सा रखना है, यदि आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं अपनी अवस्थाएं बदलती हैं, रंग बदलती हैं, तो आप इसको एक प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आपको केवल इतना सा बोलना है कि 3 या 4 सेंटीमीटर लंबी एक मैग्नीशियम की रिबन ली, और रिबन को लेके हमने बर्नर के ऊपर चिमटे की सहायता से रिबन पकड़ के और जलाया। जलाने के बाद जो रिबन से राख निकली उसको हमने एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। तो हमने कुछ समय पश्चात देखा कि जो राख हमने इकट्ठी की है वो चमकदार है। तो पहला हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंग में क्या होता है, परिवर्तन। फिर दूसरा यहीं से हमने समझा कि जो रिबन ली थी ये ठोस थी और बाद में इसकी क्या बन गई, राख। तो सिंपल सी बात है कि इसकी अवस्था भी बदल गई। पहले कुछ और अवस्था थी, पहले तो हमने एक रिबन ली थी, बाद में इसकी राख बन गई। तो यहाँ पे क्या है कि अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा ये थोड़ी देर बाद में, पहले आप देख लीजिए। तो पहला प्रयोग हमारे पास में हो गया कि मैग्नीशियम की रिबन ले ली। अब इसको यदि आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो शॉर्टकट में देखो मैंने क्या क्या काम किया। मैंने काम किया, सबसे पहले यूज किया मैग्नीशियम। सबसे पहले क्या यूज किया था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यूज किया था। और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रत्येक वस्तु किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आप लोगों को पता है पृथ्वी से यदि ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। तो जब हमने मैग्नीशियम की रिबन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हमने जलाया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया तो हमको प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि ये मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है कि हमने मैग्नीशियम लिया था, हवा चल रही थी, मतलब ऑक्सीजन था, तो इसको हमने जलाया तो हमारे पास में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का क्या बन गया, ऑक्साइड। अब यदि इसको मैं सूत्र के द्वारा समझाऊं तो मैग्नीशियम को तो लिखते हैं Mg और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और जब जला तो हमारे पास में प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये बुक के अंदर जो समीकरण दे रखा है आपको, ये भी गलत दे रखा है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा कि ये गलत कैसे है। देखो भाई, यहां पे मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां पे मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है, 1, क्योंकि मैग्नीशियम अकेला ही लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन भी कितनी है, 1। तो यहां पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, मतलब ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रह गई, 1। तो मतलब ये जो समीकरण है हमारा संतुलित नहीं है। तो आप लोगों को बस केवल और केवल अभी तो इतना सा ही रखना है। मैं समझाऊंगा इसको भी आगे जब ये टॉपिक आएगा तब, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह की क्या हो गई, राख। क्या हो गई, चमकदार राख। तो अभी दिमाग में इतना ही रखना है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बना देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला तो हमने ये प्रयोग कर लिया। यदि कोई आपसे कह दे, यह क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस उत्पन्न होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस उत्पन्न होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक प्रयोग है सिंपल सा। देखो, आपको एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क रसायन विज्ञान में जो जार होता है हमारे पास में, इसको फ्लास्क बोलते हैं। एक फ्लास्क लेना है कांच का, कांच का ये फ्लास्क ले लिया, ठीक है। और इसको हमारे पास में एक बर्नर के ऊपर रख देना है। किसके ऊपर रख देना है, बर्नर के ऊपर। हम अब दूसरा प्रयोग देखेंगे। तो प्रयोग जो पहला था उसमें तो मैग्नीशियम की रिबन वाला देख लिया था कि उसमें अवस्था भी परिवर्तित हुई थी, और दूसरा उसके अंदर क्या था हमारे पास कि रंग में परिवर्तन आया था। अब यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि एक प्रयोग द्वारा समझाइए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है या गैस उत्पन्न होती है, तो आप किस तरीके से समझाओगे, उसको देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक कांच का पहले फ्लास्क ले लेते हैं। ले लिया कांच का फ्लास्क। कांच का जो फ्लास्क लिया है उसके अंदर हम जिंक धातु के क्या कर देते हैं, दाने डाल देते हैं। जिंक धातु के पहले क्या डाल दिए, दाने। और वो दाने डालने के बाद में उसके ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक तो होता है सांद्र और एक होता है तनु। तनु का मतलब होता है जिसमें पानी मिला दिया हो, मतलब तरल हो, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिंक के दानों के ऊपर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कर दिया, डाल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल के और इसको बर्नर पे रख दिया। फ्लास्क को क्या कर दिया हमने, बर्नर पे रख दिया। अब भाई देखो, बर्नर को जैसे चालू करेंगे तो इसमें से लो उत्पन्न होगी, ज्वाला उत्पन्न होगी, और अंग्रेजी में बोले तो फ्लेम, मतलब आग निकलेगी। आग निकलेगी तो हमारा फ्लास्क गर्म होगा। गर्म होगा तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास में कि नमक को जब पानी के अंदर घोलते हैं तो नमक हमारे पास में पानी के अंदर घुल के, और पानी हमारा जैसे ही गर्म करते हैं वैसे उसके अंदर से आपने देखा होगा उसके अंदर अभिक्रियाएं होने लग जाती हैं, पानी उबल के और भाप के रूप में उड़ने लग जाता है। तो यहां भी होगा वो। हाँ देखो, जिंक किसके साथ में क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम दूसरे शब्दों में कहें तो या इसका दूसरा नाम कहें तो इसका नाम है गंधक का अम्ल। क्या नाम है, गंधक का अम्ल, ठीक है।
अब बात आती है हमारे पास कि ये कैसे क्रिया कर रहा है। तो वो देखो, हमने शुरुआत में क्या डाले थे, जिंक के दाने। क्या डाले थे, जिंक के दाने। उसके बाद में क्या मिलाया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यही मिलाया था ना। जैसे ही हम जिंक के दाने और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिक्स करके और बर्नर पे चढ़ाएंगे तो उसके साथ में हमारे पास में क्या बन के आएगा वो देखो। तो यहां पे हमारे पास में बन के आएगा, यहां बन के आएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन के आएगी। कैसे, देखो जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn से। सल्फ्यूरिक अम्ल को किससे लिखते हैं, H2SO4 से। जिंक को तो Zn से लिख दिया और H2SO4 हमने लिख ही दिया सल्फ्यूरिक अम्ल को। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा वो देखो। जो ये आपको हाइड्रोजन गैस दिख रही है ना, ये हाइड्रोजन गैस बाहर उत्सर्जित होने लग जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस कहां निकलने लग जाएगी, बाहर। और अब बचेगा कौन कौन, एक तो बचा जिंक और एक बचा सल्फेट। ये दोनों के दोनों बचे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, जिंक और H2SO4 जब आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है कि जिंक और सल्फेट ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, जिंक सल्फेट बना देंगे और बचेगा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा बाहर। तो दूसरे प्रयोग से हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस का भी क्या होता है, उत्सर्जन। गैस का भी क्या होता है, उत्सर्जन। तो तुम लोगों से कोई पूछ ले, यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन तरीके से घुमा सकता है। वो क्या पूछेगा, पहला पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं दैनिक जीवन में कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको लिख के बताया था कि पहला कमरे के ताप पे हम दूध को रख देते हैं, दूसरा सांस लेना, तीसरा भोजन हमारा पचता है, ये बताया था आपको। लोहे की वस्तुओं को हम जो बरसात के दिनों में बाहर पटक देते हैं तो उनमें भूरी परत चढ़ जाती है, जंग लग जाती है। ये तो दैनिक जीवन के उदाहरण हो गए। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में कैसे कैसे परिवर्तन करती हैं। तो आप लोगों को पहला बताया मैग्नीशियम की रिबन वाला, दूसरा मैंने बताया कि एक फ्लास्क लिया, उसमें जिंक के दाने और H2SO4 को डाल दिया, दोनों के दोनों विलयन में बन गए, मतलब घुल गए। तो हमने क्या किया, बर्नर के ऊपर चढ़ा दिया। बर्नर के ऊपर चढ़ाया तो इसमें से कौन सी गैस निकलने लगेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास कोई भी पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन घूम के आएगा। कैसे घूमेगा क्वेश्चन आपसे, तो वो देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं से कौन कौन सी चीजें निर्धारित होती हैं। तो पहली हमारे पास में निर्धारित हुई थी कि रंग में परिवर्तन हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किए गए निर्धारण को समझाइए या किए गए निर्धारण बताइए। तो पहला तो है रंग में परिवर्तन, देखा हमने। दूसरा आप क्या बताओगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन आया। क्या आया, अवस्था में परिवर्तन आया। तीसरा आपने क्या देखा, उसके अंदर हमारे पास में गैस का उत्सर्जन हुआ कि उसकी गैस में निकली बाहर, गैस का निकास। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हमारे पास में ये चीजें हमने सीखी कि पहला रंग में परिवर्तन आया, दूसरा उसकी अवस्था भी परिवर्तन हुई, तीसरा उसका क्या हो, गैस में निकली। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई अवस्था परिवर्तन, मैग्नीशियम वाले में तो आप थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, समझोगे भी नहीं। तो आपको कोई पूछ ले अवस्था परिवर्तन समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से समझाओ। तो आप अवस्था परिवर्तन कैसे समझा देना कि भाई हम पानी को क्या करते हैं कि पानी को बर्फ बनाने के लिए फ्रिज में डालते हैं। तो जो पानी को हम फ्रिज में रखते हैं उससे पहले तो द्रव अवस्था में होता है, और जैसे ही हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो पानी क्या बन जाता है, बर्फ। और वो कौन सी अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कि द्रव अवस्था में से किस में परिवर्तन हो गया, ठोस अवस्था में। था तो पानी हमारे पास में, पानी पहले द्रव अवस्था में था और बाद में कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो गया, ठोस अवस्था में। तो आप लोगों ने तीन चीजें सीख ली। पहली कि रंग में परिवर्तन आता है, दूसरा उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, तीसरा उसके गैस का भी क्या होता है हमारे पास में, उत्सर्जन होता है। ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में आता है कि समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने कुछ चीजें बार बार को आपके सामने लिखी। इधर मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या थे अभी तक समझ में नहीं आए, लेकिन अब समझ में आ जाएंगे। मैंने इधर की साइड आपको लिखा था मैग्नीशियम, इधर की साइड फिर जोड़ के ऑक्सीजन लिखा था, और फिर एक तीर का चिन्ह लगाया था। तीर का चिन्ह लगा के और फिर मैंने लिख दिया था MgO, ये लिखा था। ये होते क्या है ये भी तो समझना जरूरी है। तो देखो भाई, जब मैं बोर्ड की साइड खड़ा होऊंगा मुंह करके, तो मेरा ये तो लेफ्ट हैंड रह जाएगा, ये राइट हैंड रहेगा। तो मतलब ये वाला कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये वाला क्या कहलाएगा राइट हैंड साइड। मतलब ये होगा बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, LHS और RS। जो लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं वो कहलाते हैं हमेशा अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड को होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। भाई देखो, सिंपल सी बात तरीके से समझना। अपने पास में लड्डू बनाने हैं, तो लड्डू बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दाने। तो दाने तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और दानों से जो लड्डू बनेंगे वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ठीक है, तो दाने क्या कहलाए? अभिकारक, और दानों से जो लड्डू बने वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद। अभिकारक का दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। क्या होता है? क्रियाकारक। और उत्पाद का दूसरा नाम होता है क्रियाफल। तो समझो इसको भी। अभी का मतलब होता है प्रारंभ करना। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे कि अभी का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है, जो प्रारंभ करता है, अभिक्रिया को जो प्रारंभ करता है वो कहलाता है अभिकारक। और अभिकारक से जो भी हमारे पास में बन के आती है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। उत्पाद को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। दूसरा देखो, क्रियाकारक। क्रिया का मतलब तो समझ में आ रहा है, कारक का मतलब करने वाला, क्रिया को करने वाला। ठीक है, और क्रिया को करके हमको जो फल प्राप्त हुआ वो कहलाएगा क्रियाफल। तो अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक, जो क्रिया को प्रारंभ करता है। और उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? क्रियाफल। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरणों को हम लिखते कैसे हैं, तो आपको बोलना है कि अभिकारक या क्रियाकारक को बाएं पक्ष में लिखते हैं और उत्पाद या क्रियाफल को किधर लिखते हैं? हम दाएं पक्ष में। और दोनों को जब लिखते हैं तो भाई अलग करना भी जरूरी है। अब आप लोगों को एक तीर का चिन्ह दिख रहा होगा, एक तीर का चिन्ह, तो हम किधर से किधर गए? हम गए हैं क्रियाकारक से किधर गए हैं? क्रियाफल की ओर। आप लोगों से कोई कहेगा कि जयपुर से आप दिल्ली जा